गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न। इस कड़ी में हम इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अलग अलग जो टॉपिक हैं उससे हमने प्रश्नों को देखा। उस प्रश्न के साथ साथ हमने उस टॉपिक के बारे में भी शॉर्ट स्टडी की है। उसी क्रम के अंदर आज हम कुछ अर्थशास्त्र के जो प्रश्न होते हैं या हम जिसको मूल अर्थशास्त्र कहते हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये खास करके प्रश्न आपके जो अर्थशास्त्र सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन होते हैं या फिर पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स से संबंधित जो वैकेंसीज होती हैं उनमें ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे। हालांकि ऑल ओवर ये सभी में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के MCQs की, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। पहला सवाल आपका है मुद्रा से संबंधित। इसमें आपको पूछा गया है कि मनी इज ए मेजर ऑफ 4 थिंग्स। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? मनी या मुद्रा आप किसको कह सकते हो? तो मुद्रा की एक परिभाषा दी गई है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा का कार्य क्या होता है कि जो क्या हो, विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का क्या हो, मापक हो, संचय का क्या हो, साधन हो। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? मुद्रा है। विनिमय का माध्यम कैसे हुआ कि आप किसी को मुद्रा देते हैं, उसके बदले वो आपको वस्तु दे देता है, तो विनिमय हो गया ना। पैसे को आप स्टोर करके रखते हो अपने तिजोरी में, बैंक में। संचय का साधन हो गया आपके पास, एक परमाप है, रुपया हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। तो मनी के लिए, मेजर के लिए क्या क्या चीज़ हुई? आपकी वैल्यू, मूल्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड एक परमाप होना चाहिए, स्टोर संचय किया जा सके, और एक्सचेंज जिसको विनिमय किया जा सके। तो मनी के अंदर क्या शामिल होंगी? आपकी ये चारों चीज़ें शामिल होती है। और इसी 4 चीज़ों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा की परिभाषा बना सकते हैं। दूसरा सवाल आपका है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जो या बजट रेखा जो होती है उसका ढाल कैसा होता है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बजट रेखा होती क्या है। तो बजट रेखा साधारण अर्थ में हम समझना चाहें तो एक व्यक्ति के पास उसकी कुछ आय होती है या उसके पास कुछ पैसा है, उससे वो वस्तुएं खरीद सकता है। तो अगर वो पूरी की पूरी अपनी आय एक ही वस्तु पे करे तो वो कितना परचेज कर पाएगा। इसी तरीके से अपनी पूरी आय दूसरी वस्तु पे परचेज करे तो कितना परचेज कर पाएगा। और जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली हम रेखा खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी बजट रेखा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई आय है, मान लीजिए आपकी आय कितनी है? 100 रुपये है। ये आपके पास एक्स वस्तु है, ये आपके पास वाई वस्तु है। जब आप 10 रुपये में 1 यूनिट मान लो एक्स की परचेज कर रहे हो तो आप कितने यूनिट परचेज कर पाओगे? ऐसे करके 10 यूनिट के ऊपर आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आ गया। इसी तरह अगर आप सिर्फ वाई की परचेज करना चाहो, मान लो 20 रुपये, तो इसके आप कितने यूनिट परचेज कर पाओगे? 5। अब ये तो मैक्सिमम इधर 5 और इधर 10, इन दोनों को मिलाने वाली जो एक रेखा खींचोगे ये क्या कहलाएगी? आपकी बजट रेखा कहलाती है। तो इसने क्या पूछा है सवाल के अंदर आपसे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन का ढाल कैसा हुआ? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये अभी हमने जो बनाया ना तो वर्टिकल थी ना हॉरिजॉन्टल थी, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए? कट हो गए। अब क्या बचा हमारे पास? ये 2 ऑप्शन बचे। तो अभी जो हमने रेखा खींची थी वो क्या हमने ऐसे खींची थी या फिर ऐसे खींची थी? ये कह रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये कौन सा है? डाउनवर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ये वाला सही हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे थोड़ी बनाई थी हमने बजट रेखा, अपवर्ड की तरफ नहीं बनाई थी। तो सही क्या ऑप्शन है आपका? ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बजट लाइन का स्लोप कैसा हुआ आपका? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे का वित्त क्या कहलाता है? किसको कहते हो घाटे का वित्त? व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मोर देन पब्लिक रेवेन्यू, या साधारण भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जब सरकार की जो आय होती है या जो टैक्स रेवेन्यू होती है उससे सरकार का व्यय ज़्यादा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? घाटे का वित्त है। तो इसी को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। और इसकी पूर्ति कैसे की जाती है? इनार्थ प्रबंध के द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है। इनार्थ प्रबंध अर्थात नए नोट छाप कर इसकी पूर्ति की जाती है। अगला सवाल आपका है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDS। कई बार इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स होती हैं उनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है।
तो CDS जो होता है ये बेरोज़गारी का स्टेटस नापने के लिए काम में लिया जाता है कि हम कैसे मेज़र करें कि बेरोज़गारी कितनी है। तो इनके लिए अलग अलग पैमाने बनाए गए थे। एक पैमाने में ये देखा जाता है कि एक वर्ष के आधार पर देखा जाता था कि व्यक्ति को कितने दिन के लिए रोज़गार मिल जाए तो हम उसको बेरोज़गार नहीं कहेंगे। तो एक वर्ष में मान लो 185 दिन 186 दिन रोज़गार मिल गया तो उसको बेरोज़गार नहीं कहा जाता था। फिर इसको लाया गया वीकली के ऊपर कि एक हफ्ते में कितने दिन काम करे तो उसको बेरोज़गार नहीं माना जाएगा। फिर इसका और बढ़िया स्टैंडर्ड लाया गया बेरोज़गार नापने के लिए, उसको डेली बेसिस पे नापा जाने लगा कि एक व्यक्ति एक दिन में उसको कितने घंटे रोज़गार मिल जाए तो हम उसको बेरोज़गार नहीं कहेंगे। और यही आपका क्या कहलाता है, CDS कहलाता है, करंट डेली स्टेटस। यानी बेरोज़गारी को आप किस आधार पे मेजर करते हो, प्रति दिन के आधार पे इसको मेजर करते हो। तो ये बेरोज़गारी नापने का आपका क्या है, एक मेजर है जिसको क्या कहा जाता है, CDS। और इसी तरह अगर आप वीक के आधार पे नाप रहे हो तो उसको क्या कहेगा, वीकली स्टेटस। मोस्टली जो बेरोज़गारी के आंकड़े आते हैं वो डेली स्टेटस और वीकली स्टेटस के ऊपर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाउ विल यू मेजर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। किसी देश के लोगों का आपको विकास मेजर करना है तो आप कैसे नापेंगे। ऑप्शंस आपको दिए गए, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, HRI, HDI एंड SCBA। तो जब हम विकास की बात करते हैं, आपको बताया गया था जब वृद्धि की बात की जाती है तो हम किससे नापते हैं, GDP से। और जब विकास की बात की जाए तो हमें GDP के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि उस धन का वितरण कैसा है, सोशल सर्विसेज कैसी हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उस देश के लोगों का विकास हो रहा है। तो अगर हमें लोगों का विकास देखना है तो हम किसको मेजर करेंगे, HDI को मेजर करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे कैसे मेजर करेंगे, इसके अंदर आपकी आय तो होती ही होती है मेजर, आय के साथ साथ आपका शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, आप व्यय कहाँ पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेजर की जाती हैं। यानी कंप्लीट बास्केट के आधार पे देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति इन चीज़ों पे कितना व्यय कर रहा है, उसी के आधार पे इसको क्या नापा जाता है, इसके विकास को नापा जाता है। तो सबसे बढ़िया मेजर आपका क्या होगा डेवलपमेंट नापने का लोगों का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जिसको बोला जाता है। अगला प्रश्न आपका है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन, यानी मूल्य विभेदीकरण कहाँ पर संभव है। पहले तो आप ये देखिए कि मूल्य विभेदीकरण होता क्या है। मूल्य विभेदीकरण से आशय है कि आप अलग अलग जगह या अलग अलग व्यक्तियों से या अलग अलग आपके बाजार में आप अपनी वस्तु का अलग अलग मूल्य ले रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल सूरतगढ़ में वो वस्तु 10 रुपए की मिल रही है, गंगानगर में वो वस्तु 20 रुपए की मिल रही है, हनुमानगढ़ में वस्तु 7 रुपए की मिल रही है, वस्तु वो एक ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वस्तु के अंदर मूल्य विभेदीकरण है। और अब ये चीज़ कब संभव होगी, तो आप एक सोच के देखिए, अगर एक जैसी वस्तुएं बहुत सारी अवेलेबल हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो क्या ये संभव है, नहीं संभव हो पाएगा। क्योंकि आप अगर अपनी वस्तु दूसरी जगह महंगी बेचेंगे तो वहाँ पे कोई और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को सस्ती बेच देगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होगा, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर संभव नहीं होगा। मोनोपोली के अंदर संभव होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होती है, वस्तुएं अवेलेबल होती हैं। और ओलिगोपोली के अंदर भी ये संभव नहीं होता है। तो ये कहाँ पे संभव होगा मूल्य विभेदीकरण, परफेक्ट जो आपका मोनोपोली का जो मार्केट है इसके अंदर ये आपका संभव होता है। यानी जो एकाधिकारी का आपका बाजार है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मूल्य विभेद है वो आप कर सकते हैं, मूल्य विभेदीकरण इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए परफेक्ट मार्केट, या एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर, ए फर्म विच इज ए एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अर्न्स, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई एक फर्म है वो संतुलन के अंदर क्या अर्न करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, जहाँ पर वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, वस्तुएं समरूप होती हैं, उपभोक्ता को बाजार का ज्ञान होता है। तो जब ये सारी चीज़ें कंडीशंस होंगी तो क्या आप वहाँ पे अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। तो आप क्या कमाएंगे वहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएंगे। तो अगर आपकी कोई फर्म है और आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट एक तरह से कॉस्ट का भाग ही होता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉफिट उसमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर जैसे सपोज दैट आपने उसमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो ये लोगों, अन्य बिजनेसमैन जो उनको पता लगेगा, फिर वो वैसी फर्में लगाएंगे, वैसा उत्पाद बाजार में और आ जाएगा। अब उन्हें अपना उत्पाद बेचना है तो वो रेट को कम करेंगे,
इसको देख के और ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। तो बहुत सारी फर्में आ गई, अब आपसे लोग कम रेट पे बेच रहे हैं तो आपसे कोई खरीदेगा थोड़ी, तो आपको भी रेट क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। यानी आप लंबे टाइम तक पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है या जो वो नहीं कमा सकते, आप क्या कमा सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ ही कमा सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, यानी सामान्य लाभ ही कमा पाएगी। नेक्स्ट आपका है सेलिंग स्वीट्स एंड नमकीन एट हायर प्राइस इन पंजाब एट लोअर प्राइस इन बीकानेर एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान इज ए एग्जाम्पल ऑफ। यानी मिठाई या फिर नमकीन का बीकानेर के अंदर, क्योंकि इसका हब है, वहाँ पे इसकी रेट कम होना और पंजाब के अंदर इसकी रेट ज़्यादा होना, किसका एग्जाम्पल मानेंगे हम ये। तो अभी आपको पीछे जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, मूल्य विभेदीकरण का इसको माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक ही वस्तु की आप अलग अलग जगह अलग अलग मूल्य ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है डिमांड करो शिफ्ट्स राइटवर्ड्स व्हेन। मांग वक्र जो होता है वो दाईं तरफ कब खिसकता है। तो मांग वक्र, मांग में क्या होती है, वृद्धि या कमी, और संकुचन और विस्तार होता है। तो जब वृद्धि या कमी होती है तो डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट होता है, वो या तो राइटवर्ड्स होगा या लेफ्टवर्ड्स की ओर होगा। तो राइटवर्ड्स कब होगा, जब आपकी इनकम बढ़ती है, और अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो वो डाउनवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स होता है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा देयर इज इंक्रीज इन इनकम। कैसे होता है ये, तो ये आपको मालूम है कि डिमांड करो कैसा होगा आपका, कुछ इस तरह से होता है। यानी जैसे जैसे वस्तु का यहाँ पे मूल्य होता है, मूल्य कम होगा तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो डिमांड करो है। अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कब करेगा, ये यहाँ पे कैसे आएगा डिमांड करो, या और ऊपर कैसे जाएगा, तो इस आय पे तो जा नहीं सकता। तो जैसे ही आपकी इस बजट लाइन के ऊपर है, जैसे आपकी बजट लाइन बढ़ी यानी आपकी आय बढ़ गई, तो आप क्या कहाँ शिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाओगे। तो ये कहाँ बढ़ता जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये कब बढ़ा, जब आपकी आय बढ़ी है। तो मांग वक्र राइटवर्ड्स तब शिफ्ट होता है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अभी आपको बताया गया है कि मांग जो वक्र होता है उसका ढाल कैसा होता है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे वस्तु के मूल्य कम होते हैं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम होगी। तो ढाल इसका कैसा हुआ, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको एक बार पुनः देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है, प्राइस, यहाँ पे आपकी क्या है, डिमांड। प्राइस ज़्यादा है तो आप कम मांग रहे हैं, जैसे प्राइस डाउन हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ आप और ज़्यादा वस्तु मांगेंगे। तो कुछ इस तरह से बिंदु बनेंगे आपके, और इसको मिलाते हुए आप रेखा खींचोगे तो कैसे आएगी, ऐसे। तो डिमांड वक्र का ढाल कैसा हुआ, इस तरफ आ रहा है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है, तो मांग का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका, पूर्ति। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि जैसे मूल्य ज़्यादा होगा तो जो उत्पादक है उसको लाभ क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो और अधिक वस्तुएं बेचने की कोशिश करेगा बाजार के अंदर, वो पूर्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसी तरीके से वस्तु का मूल्य कम हो गया तो वो उसका लाभ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो वस्तु भी क्या बनानी करेगा, कम बनानी चालू करेगा, और उसकी पूर्ति क्या होगी, कम होगी। तो इसका वक्र कैसा बना, मांग वक्र का जस्ट उल्टा, अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे, देखिए आप, यहाँ क्या है प्राइस, और यहाँ पे आपकी क्या है सप्लाई। अगर प्राइस कम है तो आप कम वस्तुएं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा, आप वस्तुएं और ज़्यादा बनाने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो सप्लाई कर्व होता है वो बनता है। जबकि आपका डिमांड कर्व कैसे था, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहे हैं आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, तो ये आपका क्या था, डी कर्व। और इसका जस्ट उल्टा आपका क्या है, सप्लाई कर्व। तो यही आपसे पूछा गया कि पूर्ति वक्र का ढाल किस तरीके से होता है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगला प्रश्न आपका है व्हाट इज द स्लोप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का ढाल कैसा होता है।
तो लोचदार मांग क्या होती है, यानी जैसे ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर ये देखा जाता है कि अमुक जो वस्तु है उसकी मांग लोचदार है या बेलोचदार। अगर वो परिवर्तन हो रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम क्या कहेंगे, लोचदार है। और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे, उसमें लोचता का अभाव है या वो बेलोचदार है। हमें इसमें क्या पूछा गया है कि वो लोचदार है तो उसका ढाल कैसा होगा, और वो भी कैसा, पूर्णतया लोचदार। तो पूर्णतया लोचदार का मतलब हो गया कि थोड़ा सा परिवर्तन या नाम मात्र का परिवर्तन होते ही मांगी जाने वाली मात्रा में क्या हो जाता है, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे बनेगा देखिए, यानी यहाँ पे आपकी प्राइस है और यहाँ पे आपकी डिमांड है। प्राइस में तो क्या होंगे, आप बहुत ही कम चेंज होगी, लेकिन डिमांड में क्या होगा, अत्यधिक परिवर्तन। और अत्यधिक परिवर्तन कैसे होगा, या तो बढ़ेगी और या क्या होगी, घट जाएगी। प्राइस आपका क्या है, वही है। तो ये जो डी डी वक्र बना है ये कैसा बना, हॉरिजॉन्टल बना कि नहीं बना, मूल अक्ष के प्रति हॉरिजॉन्टल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, थर्ड, क्योंकि क्या है, परफेक्ट इलास्टिक। और यही सेम बात अगर इसमें ये बोले कि वो इलास्टिक जैसे जैसे कम होता जाएगा, पूर्णतः बेरोजगार है, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा। अगर ये कैसा है आपका, इकाई लोचदार है, तो ऐसा, यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना डिमांड में चेंज हो रहा है। इससे थोड़ा कम है तो इसका ढलान कम हो जाएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा है तो इस तरफ चला जाएगा, पूर्णतः होते ही ऐसा, और वापस कम होना स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से ये लोचदार जो वक्र होते हैं वो मांग के बनते हैं। तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि पूर्णतः इसकी कैटेगरी होती है मांग के लोच की श्रेणियाँ कि कितने प्रकार की होती है। तो 5 कैटेगरी होती हैं, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम, पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः लोचदार का मतलब प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज लेकिन मांग में अत्यधिक चेंज, तो पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब प्राइस में तो बहुत अत्यधिक चेंज लेकिन मांग में थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं हुआ। और बाकी बच गए हमारे इकाई लोचदार, यानी जितना प्राइस में परिवर्तन उतना ही मांग में परिवर्तन। इकाई से कम लोचदार, यानी प्राइस में तो क्या हो रहा है परिवर्तन ज़्यादा, जैसे 20%, जबकि मांगे की मात्रा में 10% ही हुआ, तो इकाई से कम हो गया। इकाई से अधिक, प्राइस में 10% चेंज, मांगे जाने वाली मात्रा में 15% चेंज, तो इकाई से अधिक। तो ये इसकी कैटेगरी होती हैं कि कैसे कैसे प्राइस में चेंज होने पर उसके मांगे जाने वाली मात्रा पे इफेक्ट पड़ते हैं। लास्ट पर्सन आपका है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व, यानी जस्ट उल्टा, पिछले वाले सवाल में जो हमसे पूछा गया था उसका जस्ट उल्टा आप कर दीजिए। यानी प्राइस में तो चेंज अत्यधिक हो रहा है लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा पूर्णतया बेलोचदार। तो इसका मांग वक्र कैसा बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, जबकि परफेक्टली इलास्टिक में कैसा बना था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों होता है देखिए, ये प्राइस है आपकी, ये डिमांड। जब परफेक्टली इलास्टिक होता है तो आपको क्या बताया गया, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं होता लेकिन डिमांड में क्या होता है, अत्यधिक चेंज, या तो बहुत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः लोचदार है। इसमें क्या होगा, प्राइस में तो चेंज होगा, यानी प्राइस तो जैसे पहले ज़्यादा थे फिर धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए, या पहले कम थे धीरे धीरे क्या हो गए, आपके बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से रेखा बन गई आपकी। तो डिमांड कर्व आपका कैसा बन गया, मूल अक्ष के प्रति निर्णय होकर क्या हुआ, प्राइस के अक्ष के प्रति वर्टिकल होता है, यानी कैसा बनेगा, वर्टिकल। और पूर्णतया लोचदार है तो हॉरिजॉन्टल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यानी आपके मूल्य में परिवर्तन अत्यधिक हो रहे हैं लेकिन मांगे जाने वाली मात्रा पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे कि सपोज दैट जो अनिवार्य गुड्स होते हैं या जो मान लो आपको मेडिसिन चाहिए, अब उसका प्राइस बढ़ जाए या घट जाए उससे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। आपको अपने आज आप कोरोना से पॉजिटिव और आपको कोरोना की मेडिसिन चाहिए, तो जान बचाने के लिए तो आप उसका कितना भी प्राइस देंगे, प्राइस अगर दुगने भी होगे तो भी आप उसको परचेज करेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा, पूर्णतया बेलोचदार। इसका वक्र कैसा बनेगा, मूल अक्ष के प्रति लंबवत होता है, या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आज के लेसन के लिए। थैंक यू।